हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के पार्ट 2 में एंटर करेंगे। पार्ट 1 लेक्चर ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और उसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन और उनका क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन के पार्ट 2 लेक्चर में एंटर करेंगे और इस पार्ट 2 में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी से वैसे सच ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर भी आप लोग को जानना जरूरी है। जो पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो हम पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के बाद आप लोग को बता देंगे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि जो लोअर अल्काइल हैलाइड होता है, जब भी हम ऑर्गेनिक में लोअर का बात करें ना, समझ जाना हम बात कर रहे हैं वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन का नंबर कम है। तो लोअर अल्काइल हैलाइड जो होता है वो गैसेस स्टेट में होगा। हाउएवर हायर अल्काइल हैलाइड जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा या फिर सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब जिसमें कम कार्बन होता है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा और जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो आइदर लिक्विड स्टेट में होगा या फिर सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। अगर बाबू हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग लिखे हुए, ब्रांचिंग नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलर मास। यानी मोलर मास जितना ज्यादा होगा अल्काइल हैलाइड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अगर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है तो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जिस आइसोमर में जितना ज्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल का बात करें तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसका बात करते हैं CH3Cl, दूसरा बात करते हैं C2H5Cl, तीसरा हम लोग बात करते हैं C3H7Cl। अगर इन तीनों में हमको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसमें पहला वाला जो रूल है वो लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यानी जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यहां से आप लोग को दिख रहा होगा कि किसका मोलर मास ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका मोलर मास सबसे ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर C2H5Cl और सबसे कम किसका होगा, तुम्हारा CH3Cl का। अब आइसोमेरिक वाला में क्या कहानी है? तो आइसोमेरिक वाला हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 और यहां पे हम लोग मान लो जोड़ देते हैं Cl। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें CH3, C, CH3, CH, CH2 और यहां पे हम लोग Cl जोड़ देते हैं। अब देखो, अगर दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे ना तो सेम आएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन काउंट किया जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 9 और क्लोरीन है 1, तो C4H9Cl। यहां पे अगर बात किया जाए तो फिर से कार्बन का नंबर काउंट करो तो C4, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 3, 3, 6, 7, 8, 9 और एक है तुम्हारा Cl। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। और आइसोमर के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला जो है इसमें ब्रांचिंग कम है और दूसरा वाला में ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा। तो पहला वाला जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और दूसरा वाला का कम होगा। कुछ ऐसा भी सवाल तुमसे किया जा सकता है, मान लो अल्काइल ग्रुप का नेचर सेम हो। जैसे हम लोग बात करें C2H5, यहां पे ले लेते हैं F, C2H5 यहां पे ले लेते हैं Cl, C2H5 और यहां पे ले लेते हैं Br, ठीक है, और एक ले लेते हैं C2H5 और यहां पे ले लेते हैं आयोडीन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों कंपाउंड में कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, बस हेलोजन बदल रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन अलग अलग है,
तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो आयोडीन वाला का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन वाला का, फिर क्लोरीन वाला का, और सबसे कम किसका होगा, तो फ्लोरीन वाला का। तो ये तुम्हारा ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ सेम अल्काइल ग्रुप एंड डिफरेंट हेलोजन। अब मान लेते हैं कि अगर कार्बन का नंबर सेम हो और हेलोजन का नंबर चेंज करे, जैसे कुछ इस तरह से, एग्जांपल CH3Cl, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH2Cl2, नेक्स्ट बात करते हैं CHCl3, और नेक्स्ट बात करते हैं CCl4। तो इस केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो इस केस में ये बात याद रखना, जितना ज्यादा हेलोजन का नंबर इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। यानी CCl4 का सबसे ज्यादा, फिर CH3 का, फिर CH2Cl2 का, और सबसे कम किसका होगा, CH3Cl का। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। और इस चैप्टर में जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछना है हुआ है तो वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से ही उठा के पूछता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईहेलोबेंजीन के बारे में। तो डाईहेलोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होगा, मगर वही मेल्टिंग पॉइंट के अगर बारे में बात किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पारा हम लोग किसको कह रहे हैं, ये वाला देखो, ये तुम्हारा मेन ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में अगर Cl इस कार्बन पे जुड़ा है तो इसको हम लोग पारा कार्बन बोलते हैं, इसके बगल वाला को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे वाला को मेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारा। तो अगर हम लोग डाईहेलोबेंजीन के ऊपर में बात करें ना, तो डाईहेलोबेंजीन के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबका लगभग सेम होगा, मगर मेल्टिंग पॉइंट के केस में अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में पारा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, वो वाटर से कम होगा, जबकि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होता है। तो डेंसिटी के केस में याद रखना, डेंसिटी हम लोग कंपेयर करते हैं, और किसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो वाटर के साथ में कंपेयर करते हैं। दो अल्काइल हैलाइड का डेंसिटी जो होता है वो वाटर से कम होने वाला है, और वो कम किसका किसका होगा, अल्काइल फ्लोराइड, और दूसरा किसका होगा तुम्हारा, अल्काइल क्लोराइड का। वही अगर अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का बात किया जाए तो इनका डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड किसमें सॉल्युबल है और किसमें सॉल्युबल नहीं है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। तो ये बात याद रखना कि अल्काइल हैलाइड पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, मगर बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और आइसोमेरिक के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर हेलोजन अलग अलग है, अल्काइल ग्रुप सेम है, तो आयोडीन वाला का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अगर हेलोजन का नंबर इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाईहेलोबेंजीन के केस में अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, मगर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पारा आइसोमर का ज्यादा होता है। पारा आइसोमर हम लोग कैसे पता करते हैं, तो एक ग्रुप आपको फिक्स करना है, उसके दोनों बगल वाला जो कार्बन होगा उसको ऑर्थो बोलते हैं, उसके नीचे वाला को मेटा, और सबसे नीचे वाला को पारा। अब हम लोग ये खत्म करने के बाद इसका इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर करते हैं जो कि है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आओ स्टार्ट किया जाए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। पहले हम लोग हेलो अल्केन का देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। चलो बाबू, अगर हम लोग हेलो अल्केन का बात करें ना, या फिर अल्काइल हैलाइड इसी को हम बोल सकते हैं, हेलो अल्केन बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो अल्केन का या फिर अल्काइल हैलाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड जनरली shows nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction।
तो जो अल्काइल हैलाइड है वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एनएसआर बोलते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा ये समझा जाए। तो हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NU और इसके ऊपर में माइनस चार्ज। तो अब हम लोग जब नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखे थे तो हमको पता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये जो है न्यूक्लियोफाइल, ये अपना नेगेटिव सेंटर लेके अल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा, हेलोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, R के साथ जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे हेलोजन X माइनस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दो मैकेनिज्म से होता है। इट अकर्स बाय टू मैकेनिज्म, ठीक है। और वो दो मैकेनिज्म क्या क्या है, एक को हम लोग बोलते हैं SN1 और दूसरा को हम लोग बोलते हैं SN2। हम लोग को डिटेल में समझना है SN1 और SN2 किसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को जितना क्वेश्चन बन जाए उतना हम लोग समझेंगे कि SN1 और SN2 किसको कहा जाता है, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है अल्काइल हैलाइड देके कि कौन अच्छा SN1 शो करेगा या फिर कौन अच्छा SN2 शो करेगा, तो हम लोग उसी के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि अल्काइल हैलाइड जो है वो जनरली कौन सा रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी क्या बोलेंगे, NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं, अल्काइल हैलाइड के पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हेलोजन बाहर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से होता है, एक को हम लोग बोलते हैं SN1 और दूसरा को बोलते हैं SN2। बात क्लियर है, ठीक है। थोड़ा अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें ना बाबू, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहते किसको है, तो न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो वैसा सब्सटेंस जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। वैसे कोई भी सब्सटेंस जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसी को हम लोग न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल और दूसरे को बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। इससे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करते हैं, तो मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर हम मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं ये समझना। वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक डोनर सेंटर होगा, वन डोनर सेंटर, एक डोनर सेंटर होगा तो उसको हम लोग मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, पहला बात। दूसरा, अगर हम लोग बात करें एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के बारे में, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसको कहेंगे, वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर सेंटर होगा। कितना डोनर सेंटर होगा, दो डोनर सेंटर, मगर एक टाइम पे एक ही यूज करेगा। हैज टू डोनर सेंटर बट एट अ टाइम यूजेस वन, ठीक है। होगा दो डोनर सेंटर मगर एक ही को यूज कर सकता है एक टाइम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट। मोनोडेंटेट का एग्जांपल अगर बात करोगे तो OH माइनस हो गया, OCH3 माइनस हो गया, H माइनस हो गया, तो ये सब तुम्हारा मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है। और अगर बात करोगे तो NH3 भी तुम्हारा मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होगा। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे दो एग्जांपल याद रखना, एक NO2 और दूसरा होगा CN। कैसे हम लोग बोल रहे हैं, NO2 में ये नाइट्रोजन के सेंटर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन के सेंटर से भी डोनेट कर सकता है। सिमिलरली कार्बन से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। होता है दो डोनर सेंटर, मगर जब भी यूज करना होगा तो एक टाइम पे एक ही यूज कर पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या बात यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ रिएक्शंस देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं RX, इसको रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। इसको किसके साथ रिएक्शन कराओगे, NaOH नहीं, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो
अगर अल्काइल हैलाइड को हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराए तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा OH-, ये इसको अटैक करेगा, हेलोजन यहां से बाहर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ेगा, OH प्लस बाई प्रोडक्ट का अगर बात करोगे तो बाई प्रोडक्ट यहां से क्या निकल जाएगा, KX। ठीक है, नेक्स्ट अगर और रिएक्शन का बात करें RX, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaOCH3 के साथ। ठीक है, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा OCH3-, ये फिर से इसको अटैक किया, यहां से ये बाहर हो गया और फाइनली प्रोडक्ट होगा ROCH3 प्लस बाई प्रोडक्ट का बात करोगे तो बाई प्रोडक्ट होगा NaX। अब वो ध्यान देना ये है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां पे जो प्रोडक्ट बना है वो है अल्कोहल, यानी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है तो किसके साथ रिएक्शन कराना होगा, एक्वस KOH के साथ। अब ऑक्सीजन के दोनों एंड में अल्काइल ग्रुप, ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा बना है वो है ईथर, तो अल्काइल हैलाइड को जब ईथर में बदलना है तो तुम NaOCH3 के साथ रिएक्शन करा सकते हो। बात क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल का बात करें तो RX को हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो ये बन जाता है अमाइन RNH2 प्लस बाई प्रोडक्ट होगा HX। देखो ये सब रिएक्शन तुमको कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में मिलेगा, मगर आगे का जो 4 रिएक्शन बता रहे वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार क्वेश्चन आता है। अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ। अब CN जो है वो एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, तो जब तुम KCN के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये कार्बन का सेंटर से डोनेट करेगा, ये इसको अटैक किया, ये यहां से बाहर, और प्रोडक्ट बन जाता है RCN प्लस बाई प्रोडक्ट जो होगा वो KX होगा। मतलब अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो है साइनाइड। वही अगर हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, इसको रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ, तो जब AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा CN, मगर अब की बार ये नाइट्रोजन के सेंटर से डोनेट करेगा, ये यहां से बाहर हुआ और प्रोडक्ट बन जाएगा RNC प्लस बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा, AgX। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा जाता है साइनाइड कब बनेगा और आइसोसाइनाइड कब बनेगा, तो जब हम लोग KCN के साथ रिएक्शन कराए तो बनता है साइनाइड और AgCN के साथ रिएक्शन कराए तो बनता है आइसोसाइनाइड। तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरह से और कुछ रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, इसको अब की बार AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा NO2-। अब आगे पता है ये भी एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये नाइट्रोजन के सेंटर से जुड़ेगा और यहां पे बाई प्रोडक्ट बनाएगा AgX, ये प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे नाइट्रो, ये प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, नाइट्रो। वही अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को KNO2 के साथ रिएक्शन कराए, किसके साथ कराए, KNO2 के साथ, तो यहां पे भी वही सेम न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा NO2-, मगर अब की बार ये ऑक्सीजन के सेंटर से जुड़ेगा और यहां पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बाई प्रोडक्ट होगा KX और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो ये बात भी ध्यान रखना कि अगर KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, AgNO2 के साथ तो नाइट्रो, KNO2 के साथ तो क्या बनेगा, नाइट्रोसो। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ रिएक्शन है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं, बाबू एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है H- आयन प्रोवाइड करना, ये H- आयन इसको अटैक करेगा, ये यहां से बाहर, तो अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। अब याद करो अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करते थे तो बनता था अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में वापस से हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्केन। तो ये सब कुछ कुछ रिएक्शंस है अल्काइल हैलाइड का जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो KNO2, AgNO2, KCN और AgCN वाला है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो रिएक्शंस है वो आपको अलग अलग चैप्टर में दिखाई देंगे तो वो याद हो भी जाएगा, मगर यहाँ पे ये जो 4 रिएक्शन है जिसको हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ये आप लोग को जरूर से जरूर याद होना चाहिए। एक KCN वाला, एक AgCN वाला, दूसरा तुम्हारा AgNO2 वाला और चौथा तुम्हारा KNO2 वाला। तो ये सब रिएक्शन आप लोग को याद होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके रिवाइज करते हैं SN1 किसको कहा जाता है और SN2 किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SN2 के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, SN2।
यहां पे अलग अलग टर्म का मतलब समझो। एस यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। एस यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन। एन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक। एन यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। और टू रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? कितने मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो SN2 हम लोग किसको कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। SN2 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। अब हम लोग क्या करते हैं ना, SN2 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करने से पहले हम दिखाते हैं एक्चुअली में SN2 मैकेनिज्म होता कैसे है। तो SN2 मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेंगे। एक क्या लिया जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। देखो अभी के लिए तुमको यह बात याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहेंगे? वैसा कोई भी कंपाउंड जिसके थ्रू अगर प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल को पास करे और वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम पहचानेंगे कैसे? तो यहां पे ये बात याद रखना कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन होगा। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। अब ऐसा कभी भी मत समझना कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, और भी क्राइटेरिया है, बट अभी के लिए अगर तुमको कायरल कार्बन दिख रहा है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कायरल कार्बन किसको कहते हैं, ये भी डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में। तो बाबू कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। अगर चारों बॉन्ड वो अलग अलग ग्रुप से बना के रखा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। इफ कार्बन फॉर्म्स all four bond with different group चारों बॉन्ड वो अगर अलग अलग ग्रुप से बनाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो यहां पे कार्बन ले लेते हैं, यहां पे हेलोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हम लोग ले लेते हैं CH3 और यहां पे हम लोग ले लेते हैं C2H5। अगर हम ध्यान दें तो हम लोग इस कार्बन के ऊपर में बात करने वाले हैं। ये अपना चारों बॉन्ड किससे किससे बनाया? एक हेलोजन से, एक हाइड्रोजन से, एक CH3 से और एक C2H5 से। तो चारों बॉन्ड चूंकि अलग अलग ग्रुप से बनाया है तो ये जो कार्बन होगा जिसके ऊपर में हम स्टार लगाए हैं वो कायरल कार्बन कहलाएगा और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेके ही क्यों मैकेनिज्म सिखा रहे हैं वो आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या क्या बताएं? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेके SN2 मैकेनिज्म को समझेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट हम लोग कैसे पता करेंगे? तो वहां पे हम लोग देखेंगे कायरल कार्बन होता है कि नहीं होता है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसका चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बना हुआ है तो उसी को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो हम लोग एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिए, C, इधर X, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3 और इधर हम लोग ले लेते हैं C2H5। इसको हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कराएं, ठीक है। अब अगर यहां पे SN2 मैकेनिज्म होगा तो क्या होता है ये देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के कारण डेल्टा नेगेटिव और यहां पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसको दो डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, या तो इधर से अटैक कर सकता है या पीछे से अटैक कर सकता है। ये वाला जो अटैक है इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट अटैक, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट अटैक, और इसको हम लोग बोलते हैं बैक अटैक। अब हम लोग को यह देखना है कि यहां पे कौन सा अटैक पॉसिबल है, फ्रंट अटैक पॉसिबल है या बैक अटैक पॉसिबल है। तो बाबू जब आगे के तरफ से जाएगा तो इसके ऊपर में माइनस चार्ज, इसके ऊपर में भी माइनस चार्ज, दोनों के बीच रिपल्सन होगा तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। अब अगर पीछे के तरफ से जाएगा तो इसको कोई रिपल्सन फील नहीं होगा, ये आराम से अटैक कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो यहां पे तुम्हारा है कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर है तुम्हारा हेलोजन, इधर है तुम्हारा CH3, इधर है तुम्हारा C2H5। इस तरह का तुम्हारा अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से धीरे धीरे करके न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा और इधर से धीरे धीरे करके तुम्हारा हेलोजन बाहर निकल रहा होगा। इस तरह का एक स्टेट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बात याद रखना, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है। एक एंड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और दूसरे एंड से हेलोजन बाहर निकल रहा है। फाइनली जब हेलोजन बाहर निकल जाएगा तो उस केस में स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, देखो सी, इधर हाइड्रोजन, ये CH3 को न्यूक्लियोफाइल रिपेल करेगा जिसके कारण ये पलट के उधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग जो इनिशियली सबस्ट्रेट लिए थे और जो प्रोडक्ट बना, दोनों को कंपेयर करें तो देखो तो इन्वर्टेड टाइप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN2 मैकेनिज्म में अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट ले तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको बोला जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब वो हम ये बात साफ क्लियर कर रहे हैं कि इन्वर्जन प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये भी नहीं समझना है कि सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट ही SN2 शो कर सकता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। मगर अगर अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो जो प्रोडक्ट मिलता है SN2 के बाद में उसको हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम वाल्डन इन्वर्जन भी है, क्योंकि वाल्डन नाम का साइंटिस्ट इसको ढूंढा था। और ये रेनी सीजन में जब अम्ब्रेला लेके हम लोग निकलते हैं तो अम्ब्रेला जैसे हवा आने से पलट जाता है ना, तो सेम उसी तरह का फेनोमेना दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो SN2 मैकेनिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेने से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको इन्वर्जन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वाल्डन इन्वर्जन नाम दिया जाता है या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन नाम दिया जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेने से ही इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट नहीं है तो प्रोडक्ट तो मिलेगा मगर वो प्रोडक्ट को हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात का बात कर लेते हैं। और देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो है इसको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब एक एंड से जुड़ रहा है दूसरे एंड से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू SN2 मैकेनिज्म वाला जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिमूवल ऑफ हैलोजन एक ही साथ होता है। यहां पे जो तुम न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। SN2 मैकेनिज्म में हम लोग सॉल्वेंट भी यूज करते हैं और यहां पे जो सॉल्वेंट यूज होगा, सॉल्वेंट यूज्ड इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर बात करोगे तो एग्जांपल है एसीटोन। एग्जांपल क्या है तुम्हारा, एसीटोन। नेक्स्ट अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन टू मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल, डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल। और वो दो मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, तो दो मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, एक तुम्हारा अल्काइल हैलाइड पे RX पे और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऊपर में बात किया जाए तो जो रिएक्टिविटी होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, जितना ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा। तो ये बात याद रखना कि जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ में जितना बड़ा बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा। इसी वजह से अगर SN2 के टुवर्ड्स तुमको रिएक्टिविटी पूछे ना तो सबसे अच्छा रिएक्शन शो करता है मिथाइल हैलाइड CH3X। उसके बाद होता है तुम्हारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, किसका होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन का डिग्री 1 होना चाहिए। और कार्बन का डिग्री कैसे पता करते हैं
कि अगर एक कार्बन डायरेक्टली, कोई भी कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 के साथ अटैच्ड हुआ तो 2 डिग्री, 3 के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री और 4 के साथ अटैच्ड है तो 4 डिग्री। और जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ता है वही उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक, और सबसे लीस्ट होता है यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का। और SN1 और SN2 में अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर में बात करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में ही, कि तुमको डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN1 के टुवर्ड्स या SN2 के टुवर्ड्स बेटर होगा। बात समझ आ गया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आप लोग जब PYQ सॉल्व करोगे तो आप लोग को दिखेगा SN1 और SN2 से सच क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, SN1 और SN2 से मात्र रिएक्टिविटी के ऊपर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ध्यान रखना, ताकि कभी अगर तुमको डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 पूछ ले तो आराम से ये सब हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कायरल कार्बन से भी आप लोग को बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम कायरल कार्बन के ऊपर में बात करें ना तो ये बात याद रखना कि जो कार्बन चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बना है उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, और अगर किसी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर है मतलब वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं SN1 के बारे में। ठीक, SN1 फिर से यहां पे S का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब यहां पे होगा ऑर्डर, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होने वाला है 1। ठीक है, हम लोग फिर से इसका मैकेनिज्म को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेके देखते हैं। फिर से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेने से यहाँ पे एक खास टाइप का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेके फिर से रिएक्शन को समझते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है। तो स्टेप 1 में क्या होगा ये देखो, जैसे हम लोग एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिए, हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर C2H5, तो सबसे पहले यहां पे जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यहां से ये हैलोजन बाहर निकल जाएगा, ये हैलोजन बाहर निकल जाएगा तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर CH3 और इधर C2H5, और इस कार्बन के ऊपर में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो स्टेप 1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहला जो स्टेप होगा उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होता है इसके बारे में बात किया जाए। अगर स्टेप 2 में बात करें तो ये जो कार्बोकेटायन आप लोग का बना है ना, इसी के ऊपर में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसी के ऊपर में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो ये कार्बोकेटायन प्लेनर होगा, मतलब इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, तो ये कार्बोकेटायन के ऊपर में न्यूक्लियोफाइल का 2 अटैक पॉसिबल है, एक तुम्हारा फ्रंट अटैक, फ्रंट, और दूसरा हम लोग बोलते हैं बैक अटैक। अगर हम फ्रंट अटैक का बात करें तो अगर फ्रंट अटैक हो रहा है तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, Cl, CH3, C2H5, और जहां पे हेलोजन था वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। और अगर बैक अटैक हुआ, ठीक है, अगर बैक अटैक होगा तो बैक अटैक के केस में क्या होगा, ठीक, पीछे के डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, C, इधर होगा न्यूक्लियोफाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3 और इधर C2H5। अब फ्रंट अटैक से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं रिटेंशन, इसको बोला जाता है रिटेंशन, और बैक अटैक से जो बन रहा है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है इसको बोला जाता है रश्मिक मिक्सचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रश्मिक मिक्सचर। तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट ले और मैकेनिज्म SN1 है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रश्मिक मिक्सचर। रश्मिक मिक्सचर में 2 प्रोडक्ट होता है, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होगा। ठीक है,
ये भी 50% में होगा, ये भी 50% में होगा। अगर ये दोनों प्रोडक्ट को देखोगे ना तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेजेस होता है, और दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेजेस होगा उसको हम लोग एनांसियोमर कहते हैं। तो रिटेंशन और इन्वर्जन एक दूसरे का एनांसियोमर भी होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर SN1 में पूछे तो SN1 में रश्मिक मिक्सचर बनता है, और SN2 में पूछा जाए तो SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन बनता है। ये कब होगा? जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, उसका कोई हम लोग स्पेशल नाम नहीं देंगे। फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड बात करें तो कुछ कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है ये देखो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात किया जाए तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, ठीक। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। सॉल्वेंट का अगर बात किया जाए तो यहां पे हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि H2O का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, मतलब कितने मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, वो क्या है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1, और वो किस पे डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का बात करोगे ना तो रिएक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि देखो यहां इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का, फिर होता है तुम्हारा 2 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का, और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होगा मिथाइल हैलाइड यानी CH3X का, ठीक है। तो SN1 में ऑर्डर उल्टा है, 3 2 1 और मिथाइल। SN2 में हो जाएगा मिथाइल 1 2 और 3। ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है और SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर CH3X। अब जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यह दिया हुआ है CH3 CH2 Cl और एक ये दे रखा है CH3 CH Cl और इधर CH3। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा बताओ कि इसमें से SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, SN2 बोल रहा है, मतलब जितना डिग्री कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, पहला वाला का रिएक्टिविटी SN2 के टुवर्ड्स ज्यादा होगा और दूसरा का कम होगा, क्योंकि पहला वाला डिग्री का 1 होगा, पहला वाला अल्काइल हैलाइड का डिग्री 1 है और दूसरा वाला अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या है 2। तो इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बस हम एक छोटा सा एग्जांपल दिए ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग इनका रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन का बात करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। बाबू इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी बुलाते हैं, या फिर इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक। इस रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का बात करोगे तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे तुमको मिलेगा एल्कीन। यहां पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्कीन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, तो हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और इस अल्काइल हैलाइड को हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब देखो पूरा मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे, प्रोडक्ट लिखना सिखाते कि क्या है।
देखो एक्वस KOH होता था तो अल्कोहल बनता था, अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट मिलेगा तुमको एल्कीन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है जस्ट उसका बगल वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को यहां से बाहर कर दो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, CH2 डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। बाई प्रोडक्ट का बात करोगे ना तो एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा H2O और दूसरा बाई प्रोडक्ट निकलेगा KX। तो ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं KOH वाला में। अगर इस तरह से तुमसे पूछता CH3 CH2 और यहां पे Cl, इसको बोलता एक्वस KOH के साथ, तो अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराना है ना तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी यहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा OH माइनस, ये इसको अटैक करेगा Cl यहां से बाहर और प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। तो हल्का सा डिफरेंस है और ये डिफरेंस को याद रखना, एक्वस KOH तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH तो तुम्हारा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, जबकि एलिमिनेशन से प्रोडक्ट मिलता है तुमको एल्कीन। एलिमिनेशन कब होगा अल्कोहलिक KOH के केस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा जब एक्वस KOH लेंगे। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं जो कि है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन बाबू, अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये ऊर्ज रिएक्शन होता क्या है इसको देखो। इस ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मान लो CH3Cl, इसका 2 मोल लेंगे, इसको 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है और प्रेजेंस हम लोग रखते हैं ड्राई ईथर का। प्रेजेंस हम लोग किसका रखते हैं ड्राई ईथर का। तो यहां पे क्या होगा, जितना कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड होगा उससे दुगुना कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा। तो यहां पे कितना कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है एक, तो अल्केन कितना कार्बन वाला मिलेगा 2 कार्बन वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस अगर हम बाई प्रोडक्ट का बात करें तो यहां से बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2NaCl। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है। CH3 CH2 यहां पे Cl ले लेते हैं, इसको 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, मान लो प्रेजेंस वही अपना ड्राई ईथर का रखते हैं। तो फिर से यहां पे क्या होगा, जितना कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड उससे दुगुना कार्बन वाला अल्केन। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है तो अल्केन कितना कार्बन वाला मिलेगा 4, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट का बात करोगे तो बाई प्रोडक्ट 2NaCl। अब फिर से तुम्हारा ऊर्ज रिएक्शन भी एक तरह का नेम रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है। तो हम लास्ट लेक्चर में ही आप लोग को बताए थे कि रिएक्शन का स्टेटमेंट रटने का जरूरत नहीं है, जैसा रिएक्शन है वो याद रख लेना, उसी के बेसिस पे स्टेटमेंट फ्रेम कर देना। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू ऑब्टेन अल्केन हैविंग जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है अल्केन जिसके पास जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। क्या बात यहां तक समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है तुम्हारा, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल यानी हम लोग किसके साथ का बात कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, इसको मैग्नीशियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कराया जाए तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है RMg और यहां पे आ जाएगा X। Mg के ऊपर में आएगा प्लस और R के ऊपर में क्या आएगा माइनस। ये जो प्रोडक्ट बना है ना इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं RMgX, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इसको जब H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर से रिलीज जो H+ आयन है वो R- को अटैक करता है और R के साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके बन जाता है अल्केन। एग्जांपल से और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3Cl, इसको हम लोग मैग्नीशियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस रखते हैं ड्राई ईथर का।
प्रेजेंस किसका रखेंगे, ड्राई ईथर। तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 MgCl, इसके ऊपर में प्लस, यहां पे क्या आएगा माइनस। अब अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है CH3 Mg और यहाँ पे Cl, इसके ऊपर प्लस यहाँ पे माइनस, इसको हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये तुरंत वाटर से H+ आयन लेगा, ये इसको अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH4। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी केप्ट इन एनहाइड्रस कंडीशन। तो इसका रीजन यही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसको थोड़ा भी पानी का प्रेजेंस मिल जाए तो तुरंत ये वाटर से H+ आयन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहां तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड को नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।